नेक्स्ट हमारी क्लास है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एंटी हाइपरटेंसिव। सो कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बीटा ब्लॉकर्स के नेम्स वगैरह हर चीज़ पढ़ के आए हैं। अगर तो आपने पहले बीटा ब्लॉकर्स पढ़ने हैं तो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली वीडियोज़ देखें, उसके बाद आप ये वाली जो है ना पढ़ें। हम यहाँ पे ड्रग पढ़ेंगे। अब बीटा ब्लॉकर्स जो है मेनली क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। कौन से बीटा रिसेप्टर को मेनली ब्लॉक करते हैं। अगर हम पढ़ें कि कौन कौन से हमारा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं और बीटा 2 होती हैं। बीटा 1 जो होते हैं वो मेनली हार्ट के ऊपर होती हैं, तो हार्ट रेट को जो है बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो किडनीज़ के अंदर रेनिन को ज़्यादा करती हैं। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो हमारा मेनली जो बीपी है वो कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। अगर बीटा 2 की बात करें रिसेप्टर की तो मेनली ये हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को, कहाँ पे, मसल्स में और लीवर में, ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो ये हमारा बीपी को कम नहीं करते। ठीक है, बीपी को डाउन नहीं करते, लेकिन हम इनके नॉन सेलेक्टिव जो हैं वो यूज़ करते होते हैं। एज अ होल जो है वो बीपी को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की बात करें तो हमें पता है कि अल्फ़ा 1 जो है मेनली वो वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो वैसो डायलेशन होगी। सो हम बैक टू वर्ड्स आते हैं अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ बीटा ब्लॉकर्स की, जो कि यूज़ होती है एज एंटी हाइपरटेंसिव। इसमें आती है बीटा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और एस्मोलोल। ठीक है, ये सारी के सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन जो मेटोप्रोलोल है हमने पहले भी याद किया था कि ये जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसमें हम मेटोप्रोलोल को यूज़ करते हैं। किस तरह कि ये इनहिबिट करती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को और इससे हमारी मोर्टेलिटी जो है वो कम होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं कि बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के जो कि नॉन सेलेक्टिव कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स, वो कौन कौन सी हैं, प्रोप्रेनोलोल और नेडोलोल। प्रोप्रेनोलोल नेडोलोल जो हैं वो दोनों यूज़ होती हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन अगर हम बात करें नेडोलोल की तो नेडोलोल को और प्रोप्रेनोलोल को हम यूज़ करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए भी। ठीक है, पी और एन से याद रखना है कि पी से प्रोप्रेनोलोल तो पोर्टल, और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर आखिर में एन आता है। तो आपने याद करना है कि पहला और लास्ट जो वर्ड से हमने याद किया था कि प्रोप्रेनोलोल और नेडोलोल जो है ये दोनों यूज़ होती हैं एज ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इन पोर्टल हाइपरटेंशन। मेनली रोल है वो बीटा 2 इनहिबिटर्स का है कि बीटा 2 इनहिबिटर्स जो मेन काम है वो ये है कि वो पोर्टल ब्लड फ्लो को कम करती हैं। अगर हम बीटा 2 के इनहिबिटर यूज़ करेंगे तो पोर्टल ब्लड फ्लो को वो कम कर देंगे। कम करने से जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन। सो ये आपने याद करना है। इसके अलावा जो हमारा टिमोलोल है, ठीक है, वो भी नॉन सेलेक्टिव है। और टिमोलोल को मैं याद किया था कि ये ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। हम ग्लाउकोमा में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसका एक अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे याद कर लें कि टिमोलोल जो है वो ग्लाउकोमा के लिए यूज़ करते होते हैं। हमारी आई के अंदर बीटा 1 और बीटा 2 को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो इससे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होगी। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लाउकोमा जो है वो रिलीव हो जाएगा, ग्लाउकोमा जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव, जो कि बीटा 1 पे भी एक्ट करते हैं, बीटा 2 पे भी और अल्फ़ा 1 पे भी, तीनों को ही इनहिबिट करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, लेबेटालोल और कार्बिडोलोल। लेबेटालोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इमरजेंसी में लेबेटालोल हर जगह मिलेगी। लेबेटालोल जो है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते होती हैं कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाए, 210 220 सिस्टोलिक या डायस्टोलिक 120 140 तक आ रहा है तो आपने हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में लेबेटालोल को यूज़ करना होता है। इसकी इनिशियल डोज जो होती है वो 20 mg होती है, फर्दर 40 mg होती है। ठीक है, आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में मेनली कम डोज देते होते हैं, 10 mg से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो हार्ट रेट है वो कम ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसको 5-5 करके यूज़ कर सकते हैं, 10-10 करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बिडोलोल है वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए भी यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमारा जो कार्बिडोलोल है और जो मेटोप्रोलोल है ये दोनों यूज़ हो रहे हैं हार्ट फेलियर के अंदर। आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी इनहिबिटर्स होते हैं बीटा ब्लॉकर्स के वो लोल पे एंड होंगे, कोई ऑल पे एंड नहीं होगा। ठीक है, सारे लोल पे एंड होंगे। और इसके अलावा टिमोलोल जो है वो ग्लाउकोमा में यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा प्रोप्रेनोलोल और नेडोलोल को हाइपरटेंशन में तो हम यूज़ कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही हम पोर्टल हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सी हैं इन सारी ड्रग्स के, वो है कि फटीग हो जाती है इनसे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया मेनली क्या है कि ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर इनकी ओवरडोज हो जाए,
अगर इन ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हमें पता है कि बीटा 1 जो है अगर हम उसको ओवरडोज ज़्यादा ही एक्टिवेट कर दें, उससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है बॉडी को नहीं जाएगा तो शॉक में डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है तो ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ही ओवरडोज करा दें तो एवी ब्लॉक भी डेवलप कर सकता है, जो कि हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड एवी ब्लॉक। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने करना होता है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं एस्थमा वाले, सीओपीडी वाले, उनको हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते होते। क्यों? क्योंकि वो एस्थमा को जो है वो ज़्यादा करा सकते हैं, सीओपीडी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। क्यों? क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाते होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। सो इस वजह से हम इसको जो है डायबिटीज़ में हम बड़ी ही एहतियात से यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पहले ही हार्ट जो है ना वो फेल की कंडीशन में होता है, उसकी जो है ना ब्रेडिक की कंडीशन में होता है, हार्ट रेट बिल्कुल कम होता है। अगर हम इसको बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो मज़ीद जो है वो उसको एग्रीगेट कर सकता है। अगर इसकी ओवरडोज़ हो जाए बीटा ब्लॉकर्स की तो फिर हमने क्या देना होता है, हमने एज़ ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, हम देंगे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन देने से जो है वो इसकी ओवरडोज़ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सिम्पैथोप्लेजिक्स ब्लॉकेड के अंदर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स थे। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स में क्या है कि हमें पता है कि अल्फ़ा 1 की अगर हम स्टिमुलेशन करवाएंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, इनकी ब्लॉकेज होगी तो वैसो डायलेशन हो जाएगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और बीपी जो है वो कम हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सिन वाली, जैसे डैमस्यूलोसिन, टेराजोसिन, डोक्साइसोसिन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो सिन वाली इसके अंदर आएंगी। कहाँ यूज़ होती हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में भी ये यूज़ होती हैं और बीपी को फ़ौरन से कम करेंगी तो पोस्टल हाइपरटेंशन डेवलप करा सकती हैं। अगर हम बात करें टैमसुलोसिन की तो मेनली टैमसुलोसिन जो है वो यूज़ होता है बीपीएच के अंदर, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव वो कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट की। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट क्या होते हैं, पता है कि अल्फ़ा 2 जो होते हैं वो नर्व टर्मिनल के अंदर होते हैं। ठीक है, नर्व टर्मिनल, यहाँ पे नर्व टर्मिनल्स पे होती हैं। अगर हम इनको स्टिमुलेट करते हैं इससे क्या होगा कि नोरेपिनेफ्रिन जो रिलीज़ हो रहा होता है, मेनली नोरेपिनेफ्रिन को रीअपटेक करके उसको ख़त्म कर रहा होता है। इट मीन्स कि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहा होता है। और हमने क्या करना है, हमने सिम्पैथोप्लेजिक ब्लॉकेड करना है, मीन हमने सिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करना है। सो अगर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब इसके एगोनिस्ट यूज़ करते हैं तो इसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन कम होगा तो सिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो कम होगी। इसमें दो ड्रग्स आती हैं, एक आती है क्लोनिडीन और एक आती है मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन जो है वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल हाइपरटेंशन में। क्यों? क्योंकि ये रिबाउंड हाइपरटेंशन करवाती है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फ़ौरन से बीपी रेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिडेशन कराती है। मिथाइल डोपा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये यूज़ होती है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर जो है अगर बहुत ज़्यादा बीपी शूट कर जाए तो आप मिथाइल डोपा को यूज़ कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये सिडेशन करवाता है। इसके अलावा हेमोलिटिक अनीमिया जो है ये करवा सकता है। ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मिथाइल डोपा इन प्रेगनेंसी ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।